हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं सीजीपीएससी एग्जाम और एसीएफ एग्जाम के भौतिक विज्ञान की, जिसमें प्रकाश एक टॉपिक है। और मैं आज आपको बता दूं कि हमने प्रकाश का मेजर पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, बट हमारा तैयारी कंप्लीट नहीं होता जब तक हम प्रश्न और उत्तर डिस्कस नहीं करें। तो दोस्तों, आज हम प्रकाश के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे और उसका रिवर्स इंजीनियरिंग के साथ साथ कॉन्सेप्ट से उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त स्वतंत्र और आप देख रहे हैं अनरैवलिंग विजडम। दोस्तों, पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये सवाल है, इफ वी रोटेट अ प्लेन मिरर बाय 2 थीटा देन रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट बाय व्हाट एंगल। यदि हम 2 थीटा एंगल से समतल दर्पण को घुमाते हैं तो परावर्तित किरण किस कोण में घूमेगी। तो इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से हम समझेंगे कि भाई कंडीशन 1 में जब समतल दर्पण सीधा रखा हुआ था, ये कंडीशन 1 है और ये कंडीशन 2 है। तो जब हमने थीटा एंगल से घुमाया, मतलब थीटा कोण से हमने घुमा दिया समतल दर्पण को, यहां से यहां पे घुमा दिया इस डायरेक्शन में थीटा एंगल से। दोस्तों याद रखिएगा, थीटा एंगल से घुमाया तो जो हमारी परावर्तित रेखा जो कि आर थी पहले कंडीशन 1 में, R1, वो अभी घूम के आर डैश हो गई। तो ये एंगल कितना होगा? एंगल आर ओ आर डैश। तो एंगल आर ओ आर डैश कितना है यहाँ पे? 2 थीटा। तो दोस्तों, जब हम समतल दर्पण को थीटा एंगल से घुमाएंगे तो हमारा जो परावर्तित रेखा है वो 2 थीटा कोण से घूम जाएगी, 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। और दोस्तों, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का लिंक वीडियो में हमने डिस्कस किया था और उसका जो लिंक है आपको ऊपर अभी अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आप उसको क्लिक करिए और चले जाइए हमारी पुरानी वीडियो में, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इफ मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, अगर हम प्लेन मिरर को या समतल दर्पण को थीटा एंगल से घुमा दें तो जो परावर्तित किरण है वह 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। तो दोस्तों फिर हम इसको सॉल्व करते हैं कि यदि हम 2 थीटा समतल दर्पण को घुमाते हैं तो परावर्तित किरण किस कोण से घूमेगी। तो हमें पता था कि भाई थीटा से घुमाते हैं तो परावर्तित किरण 2 थीटा हो जाती है। अभी इसमें दिया है 2 थीटा, तो 2 थीटा घुमाया तो परावर्तित रेखा हो गई, उसका कोण हो गया 4 थीटा, मतलब 2 मल्टीप्लाई हो गया हमारे एंगल से। तो इसका आंसर ये सही है, 4 थीटा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। What should be the length of the plane mirror if a person wants to see his full image? यदि व्यक्ति अपनी पूरी छवि देखना चाहता है तो समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसको भी हम एक चित्र के माध्यम से देखेंगे। ये क्वेश्चन को हमने, इस कॉन्सेप्ट को हमने पुराने वीडियो में डिस्कस कर रखा है बड़े अच्छे से। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि भाई ये मनुष्य का चित्र बन रहा है और ये चित्र जो बन रहा है, जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये पूरा बन रहा है। तो पूरा बन रहा है तो इसका मतलब उसकी क्या साइज होना चाहिए इस मिरर का। तो मिरर का साइज भाई सिंपल सी बात है, PQ के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखते हैं, PQ के बराबर होना चाहिए। और PQ किसके बराबर है? R और S के बराबर है। मतलब अभी भाई जो मिरर की लंबाई है वो तो आदमी की लंबाई से ही निकल पाएगी ना, क्योंकि हमारे ऑप्शन में वो साइज पूछा गया है मिरर का जिससे आदमी का पूरा प्रतिबिंब दिखे। तो RS क्या होगा? RS देखिए, आप देख सकते हैं कि RS होगा HE + EF/2, जो कि आता है RS = HF/2। मतलब HF हो गया आदमी की पूरी लंबाई, HF आदमी की पूरी लंबाई है। आप देख सकते हैं HF आदमी की पूरी लंबाई है और /2 मतलब आदमी की पूरी आधी लंबाई, HF/2। दैट मीन्स कि अगर हमें अपनी पूरा प्रतिबिंब देखना है शीशे में
या समतल दर्पण के द्वारा, तो वो आईने का या फिर समतल दर्पण का जो लंबाई होगा वो हमारी ऊंचाई के आधा होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो व्यक्ति की ऊंचाई 1/4 होनी चाहिए, नहीं, गलत। 1/3 व्यक्ति की ऊंचाई पर होना चाहिए, नहीं, गलत। व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर होना चाहिए, गलत। व्यक्ति की ऊंचाई का 1/2 होना चाहिए, ये सही है। मतलब कि भाई जो समतल दर्पण है वो होना चाहिए 1/2 आधा ऑफ पर्सन का हाइट, तो 1/2 ऑफ द पर्सनस हाइट, HF/2। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों तीसरा सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट बिटवीन 2 मिरर्स मेकिंग 45 डिग्री ईच अदर। एक दूसरे के साथ 45 डिग्री कोण बनाने वाले 2 समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के कितने चित्र बनेंगे। तो ये जो सवाल है वो कई परावर्तन के टॉपिक से जुड़ा हुआ है, उसका कॉन्सेप्ट से ये सॉल्व होगा। मतलब मान लेते हैं ये 2 दर्पण है, ये P1 है, ये P2 है, तो इसका एंगल क्या है 45 डिग्री। समझ गए आप। तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो दोस्तों ये हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, जो कि हमारी पुरानी वीडियो में आपको मिल जाएगा, इसको विस्तार से आप समझ सकते हैं उस वीडियो पे जाके। तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है कि नंबर ऑफ इमेजेस मतलब कितने प्रतिबिंब बनेंगे, उसका ये फॉर्मूला है। तो क्या है 360 डिग्री कोण को डिवाइड कर दें फाई कोण से। फाई कोण और कुछ नहीं है कि भाई जो 2 समतल दर्पण रखे हुए हैं या प्लेन मिरर रखे हुए हैं उनके बीच का एंगल है, और -1 मतलब -1। तो इस फॉर्मूले को हम लोग अपने क्वेश्चन या प्रश्न में लगाते हैं। तो दोस्तों हम लोग फिर से प्रश्न पे आ गए हैं। तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या था, I = 360 डिवाइडेड बाई फाई। यहां पे फाई क्या है 45 डिग्री, 45 डिग्री -1। तो ये सॉल्व करके कितना आएगा, तो भाग देते हैं। 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। मतलब 8 - 1 7। तो दोस्तों 7 प्रतिबिंब बनेंगे उस वस्तु के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा चौथा सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, देन द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट विल बी। यदि किसी वस्तु को समतल दर्पण से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। चलो पहले समतल दर्पण बना लेते हैं, सिचुएशन क्या है पहले वो जान लेते हैं। ये रहा समतल दर्पण, ये हमारी वस्तु है, उसको हमने रखा 3 सेंटीमीटर दूरी पे। तो छवि और वस्तु के बीच की दूरी क्या होगी, तो भाई छवि कहीं यहां पर बनेगी, तो उसका कुछ दूरी होगा, उसको मान लेते हैं S। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको O बोलेंगे, और ये हमारा प्रतिबिंब है जिसको I बोलेंगे। तो ये दोनों की बीच की दूरी कितनी होगी, तो दूरी कितनी होगी 3 + S। अभी S क्या है आगे देखते हैं, समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों ये रहा फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट बाय प्लेन मिरर, कि भाई कैसे प्रतिबिंब बन रहा है, कितनी दूरी पे बन रहा है, इसको हम समझेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो उसकी दूरी उतनी ही होती है जितनी उस वस्तु की समतल दर्पण से दूरी होती है। तो मतलब अगर मान लें कि वस्तु की दूरी S1 है समतल दर्पण से, ये रहा हमारा समतल दर्पण, आप देख सकते हैं ये हमारा समतल दर्पण है,
और अगर मान लें कि भाई जो प्रतिबिंब बनना है उसकी दूरी S2 है, तो S1 बराबर होता है S2 के। मतलब S1 जो दूरी है वस्तु की वो बराबर होगी S2 की। तो ये कॉन्सेप्ट है, आप इस कॉन्सेप्ट को वीडियो में समझ सकते हैं हमारी पिछली वीडियोस में। आगे बढ़ते हैं। तो S1 बराबर S2, मतलब ये दर्पण है, 3 सेंटीमीटर इधर है, ये O ऑब्जेक्ट है, ये I इमेज है, तो 3 सेंटीमीटर इधर भी होगा, तो इसका मतलब 3 + 3 6 सेंटीमीटर की दूरी पे हमारा जो डिस्टेंस है प्रतिबिंब और वस्तु के बीच में होगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये अगला प्रश्न है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट, वर्चुअल एंड, मतलब और क्या होगा। दोस्तों प्रश्न ये है कि समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि के लक्षण, मतलब प्रतिबिंब के लक्षण स्तंभ होते हैं, आभासी होते हैं, सही बात है, और क्या होता है। तो इन ऑप्शन से हमें देखना है, सेम साइज का होता है, सेम डिस्टेंस का होता है, इनवर्ड होता है, आउटवर्ड होता है। तो इसको हम लोग चित्र के माध्यम से फिर से समझते हैं। तो दोस्तों हमने जैसा कि डिस्कस किया, जो दूरी होती है वस्तु की समतल दर्पण से और प्रतिबिंब की समतल दर्पण से दोनों बराबर होती है। So that means the distance of object from the plane mirror and distance of the image from the plane mirror is always equal, and जो वस्तु प्रतिबिंब बनाता है तो प्रतिबिंब का साइज और वस्तु का साइज एक बराबर होता है, और प्रतिबिंब सीधा बनता है, मतलब स्तंभ के माध्यम बनता है, मतलब इरेक्ट, जिसको इंग्लिश में इरेक्ट बोलते हैं, या फिर स्तंभ, सीधा बनेगा, और आभासी प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि हमने ये परावर्तित किरण को एक्सटेंड करके हमने प्रतिबिंब बनाया है। तो समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि के लक्षण स्तंभ, आभासी, और क्या है, एक माप, सेम साइज, यस इट इज ऑफ सेम साइज एंड सेम डिस्टेंस, एक दूरी पर। तो इसके आंसर हो गया ए और बी। आंतरिक नहीं, आंतरिक नहीं होता, बाहर, बाहर भी नहीं होता। तो इसके आंसर दो हो गए, ए और बी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज, तो अपवर्तन के दूसरे नियम को किस रूप में भी जाना जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नहीं। स्नेल लॉ, घोंगा का नियम, बिल्कुल नहीं, ये क्या पूछ लिया इसने। तीसरा स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम, यस स्नेल्स लॉ बोलते हैं इसको। चौथा महत्वपूर्ण कानून, क्रिटिकल लॉ, नहीं, गलत। तो हमारा जो आंसर है वो है स्नेल्स का नियम। तो दोस्तों स्नेल्स नियम क्या है वो हम लोग जानेंगे आगे आने वाली वीडियो में, आगे प्रश्न में जानेंगे, उसको विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न में पूछा गया है, लाइट रेन फॉल्स नॉर्मली ऑन प्लेन मिरर, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी। ध्यान से पढ़िए दोस्तों, प्रकाश किरण समतल दर्पण पर अविलंबित आपतित होती है, उसके परावर्तन का कोण का माप क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहले इसको चित्र बना लेते हैं। ये चित्र बना ले, ये हमारा समतल दर्पण हो गया, ये हमारी रेखा ऐसे आई, ये हमारी अविलंब रेखा हो गई, मान लीजिए नॉर्मल जिसको बोलते हैं, जिसका कोण समतल दर्पण से 90 डिग्री रहता है, तभी उसको अविलंब बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। तो उसके बाद हमारी जो रेखा पड़ी यहाँ से आ रही थी, आपतित किरण जिसे बोलते हैं, वो आई है। तो आई का एंगल नॉर्मल से, मतलब अविलंब से कितना है, नॉर्मल n लिख दिया, 0 डिग्री, ठीक है ना। तो क्या पूछा है, परावर्तन का कोण का माप क्या होगा। भाई परावर्तन कैसे होगा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब जो आपातन कोण रहता है अविलंब से, उतना ही
कोण बनता है परावर्तित किरण का। ये हमारा कैसा है, परावर्तन के नियम के अकॉर्डिंग क्या है कि जो आपतन कोण है वो बराबर होता है परावर्तन के कोण से, मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर। ये तो हमारा हमने क्या समझा था कॉन्सेप्ट में कि हमारा ये हमारा आपतित किरण हो गई, वो ये हमारी परावर्तित किरण हो गई, ये हमारा विलंब हो गया। तो ये जो कोण है आई वो बराबर होता है आर के, मतलब आई इक्वल्स टू आर, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आई जो एंगल बना रहा है वो नॉर्मल से बना रहा है एन, तो एन से एंगल कितना बन रहा है, 0 बन रहा है इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में एंगल 0 बन रहा है, तो एंगल आर भी क्या होगा, 0 होगा, मतलब आई के बराबर होगा, तो जो कि 0 हो गया। तो आंसर सी है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि जो एंगल फाई है दोनों बराबर है, ये मतलब है ना। तो इससे हमारा ये सिद्ध हो जाता है कि जब फाई एंगल 0 है तो जो परावर्तित किरण है वो भी कोण जो बनाएगी अविलंब से वो भी 0 बनाएगी। तो आंसर 0 है, इस केस में आंसर 0 है। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम लाइट बेंड्स। तो 4 हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि भाई जब लाइट ट्रैवल करती है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में तो भाई लाइट बेंड करती है। वो किस डायरेक्शन में बेंड करती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है, कैसे बेंड करती है। तो इसको हिंदी में समझते हैं, प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है, रोशनी किस तरफ झुकती है, मतलब प्रकाश की किरण किस तरफ झुकती है, कहीं नहीं, अविलंब की ओर, अविलंब से दूर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसको हम लोग इस कॉन्सेप्ट को हमने पहली वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है, हमारे जो पार्ट 4 वीडियो है उसमें भी डिस्कस किया है, और इसमें हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझेंगे, चित्र के माध्यम से समझेंगे, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था। तो दोस्तों इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम प्रकाश का अपवर्तन के क्या नियम है उसको जान लेते हैं। What are the rules for light to get refracted? Yes. So when light passes from optically rarer medium to denser medium, that light bends towards the normal to the boundary of the media. जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ती है। ये रूल नंबर 1 है। तो इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे चित्र है, ये हमारा विरल माध्यम हो गया जो कि हवा हो गया, ये सघन माध्यम हो गया जो कि ग्लास स्लैब मान लेते हैं, ये ग्लास का स्लैब है, और जो प्रकाश आ रहा है वो यहाँ पे आपतित हो रहा है, और ये नॉर्मल हमारा। फिर आप देख सकते हैं कि जो अविलंब है हमारा, नॉर्मल जो अविलंब है, और जो रेखा है मतलब अपवर्तन की जो रेखा है वो मुड़ गई है अविलंब की ओर। तो जैसा कि हमारा रूल नंबर 1 था कि जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो हमारा जो अपवर्तन होता है वो अविलंब की ओर होता है, मतलब अविलंब की ओर मुड़ जाती है वो रेखा। रूल नंबर 2 क्या है, ये एंगल I1 हो गया, एंगल R1 हो गया। रूल नंबर 2 है कि भाई जब लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल टू द बाउंड्री ऑफ द मीडिया, जब डेंसर से रेरर मीडियम में जा रही है, ये देखिए डेंसर ये है, अभी जो रेखा पड़ी ये आपतित किरण हो गई इस बाउंड्री के लिए, और ये हमारा नॉर्मल हो गया, विलंब हो गया, और जो ये अपवर्तन हुआ वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुआ, अविलंब से दूर हुआ। तो इसमें इस वाले प्रश्न को कैसे हल करेंगे, बहुत ही सिंपल हो गया ये तो। प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, मतलब डेंसर से रेरर मीडियम में, तो रोशनी किस तरफ झुकती है, अविलंब की ओर नहीं, अविलंब से दूर झुकती है, मतलब दैट मीन्स द लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये आंसर है इसका। तो दोस्तों आपके की कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे हैं इसमें सारे, जितने भी हमने पढ़े थे पिछली वीडियो में। अगर आप कॉन्सेप्ट्स को और समझना चाहते हैं आप पिछली वीडियो में जा सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न है आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे, व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, परावर्तन का पहला नियम क्या है।
दोस्तों जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि परावर्तन का पहला नियम है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो आपातन कोण है वो बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो इसको हम लोग एक चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का नियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई बराबर है एंगल आर के, मतलब जो आपातन कोण है वो बराबर होता है परावर्तन कोण के। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो हमारा प्रश्न भी यही पूछा गया है कि भाई परावर्तन के नियम के अनुसार क्या कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, तो वो हमें देखना है। और दूसरा नियम क्या होता है, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन। जो हमारी आपतित किरण है, जो हमारा विलंब है, और जो परावर्तित किरण है वो दोनों एक ही तल पे होती है, एक ही सतह पे होती है। आप जैसे ये देख सकते हैं, ये दूसरा नियम है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हुआ, I इज ग्रेटर देन थीटा सी, नहीं, थीटा सी क्रिटिकल एंगल है, नो। I इक्वल्स ग्रेटर देन आर, नो। I इक्वल्स टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपातन कोण बराबर होना चाहिए परावर्तन कोण के, ये नहीं है, तो इसका आंसर सी हो गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने डिस्कस किया था पहली स्लाइड में, चित्र के माध्यम से देखा था कि दो नियम होते हैं परावर्तन के। देयर आर ओवरऑल टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विच द लाइट फॉलोज and we'll again we'll try to study and depicted picture। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम के अनुसार आपातन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ये रहा आपतित किरण, जो ये कोण बनाएगी अविलंब से, वो होगा आपातन कोण। और ये रही परावर्तित किरण, जो कि एंगल बनाएगी आर से, वो होगा हमारा परावर्तन कोण। तो ये दोनों बराबर होता है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ये कंडीशन पहली हो गई, पहला रूल हो गया। दूसरा रूल है आपातित किरण अविलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होती है। ये जो सारी किरण है वो एक ही तल में होती है, मतलब एक ही प्लेन में, एक ही सतह पे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों ये MCQ का जो दौर है, जो महासंग्राम है, प्रश्न उत्तर का महासंग्राम है, प्रकाश के रिलेटेड टॉपिक्स का जो हम प्रश्न उत्तर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर डिस्कस कर रहे हैं, उसका महासंग्राम खत्म नहीं हुआ है। और अगली वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों बने रहिए और हिट लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।